मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज अपन फार्म मैनेजमेंट प्रोडक्शन एंड रिसोर्स इकोनॉमिक्स में आप नया चैप्टर लेकर आए हैं। वो क्या है, जो पिछला चैप्टर अपन ने पढ़ा था कि टाइप्स ऑफ फार्मिंग, उससे पहले जो अपन ने पढ़ा था क्लासिकल प्रोडक्शन फंक्शन, उससे मिलता जुलता टॉपिक है। क्या है? रिटर्न टू स्केल। ठीक है ना, रिटर्न टू स्केल। अपन ने क्या पढ़ा था क्लासिकल प्रोडक्शन फंक्शन में? 3 लॉ पढ़े थे। लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न, लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न्स, लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स। ठीक है, तो अपन ने इससे पहले समझा था कि जो प्रोडक्शन फंक्शन होते हैं वो क्या होते हैं? 2 प्रकार के होते हैं। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन फंक्शन। पहला कौन सा था? लॉन्ग रन और शॉर्ट रन। जो अपन ने पढ़ा था क्लासिकल प्रोडक्शन फंक्शन, वो कौन सा था? शॉर्ट रन क्लासिकल प्रोडक्शन। इस शॉर्ट रन क्लासिकल प्रोडक्शन फंक्शन में अपन क्या करते हैं? एक इनपुट को क्या करते हैं? कांस्टेंट और वेरिएबल रखते हैं, और अदर कांस्टेंट वेरिएबल है उनको क्या करते हैं अपन? एक्स एन। उनको क्या करते हैं अपन? कांस्टेंट रखते हैं। और फिर क्या करते हैं इसमें कि जो ये वेरिएबल इनपुट है या वेरी जो इनपुट कर रहा है उसका और अपने प्रोडक्शन का रिलेशन देखते हैं कि इससे चेंज होने पर ये इसका चेंज होने पर आउटपुट पर क्या फर्क पड़ता है। ठीक है, तो ये क्या था? शॉर्ट रन था। शॉर्ट रन में क्या कर रहे थे अपन? जो पूरा अपना ये जो टोटल जो इनपुट्स हैं, ये क्या है? पूरा इनपुट्स का स्केल है एक अपना। ठीक है ना, इनपुट्स का क्या है? एक स्केल है। इस स्केल में से अपन क्या कर रहे थे? एक इनपुट को क्या कर रहे थे? वेरी कर रहे थे, या एक इनपुट को अपन क्या कर रहे थे? चेंज कर रहे थे, या एक इनपुट क्या कर रहे थे? अपन बारी बारी में ऐड कर रहे थे अपने प्रोडक्शन प्रोसेस में। ठीक है, और अदर जो इनपुट्स हैं वो क्या कर रहे थे? अपने कांस्टेंट रख रहे, उनमें कोई चेंज नहीं कर रहे थे। अगर इकोनॉमिक्स पढ़ने के लिए सबसे पहले अपन को क्या करना है? बहुत सारी एजम्पशन बहुत जरूरी होती है। ठीक है ना, एक आता है सेटेरस पेरिबस नाम। ठीक है ना, सेटेरस पेरिबस, उसका मतलब क्या होता है? अदर थिंग रिमेन कांस्टेंट। मतलब दो चीज़ों के बीच रिलेशन देख रहे हैं, उसके अलावा जो भी चीज़ें हैं उस रिलेशन को प्रभावित करने वाली, उनको क्या करते हैं? अपने फिक्स रखते हैं। ठीक है, तो इसमें अपन ने पढ़े थे 3 लॉ। कौन से? इसमें क्या पढ़े थे अपने? 3 लॉ। पहला कौन सा था? लॉ इंक्रीजिंग रिटर्न्स। ठीक है, दूसरा कौन सा था? लॉ डिक्रीजिंग रिटर्न्स। और तीसरा था वो कौन सा था? लॉ कांस्टेंट रिटर्न्स। ठीक है ना, ये 3 लॉ इसमें पढ़े थे। इसमें क्या था कि जैसे जैसे अपन एक एक्स्ट्रा इनपुट ऐड करते जाएंगे या एक एक्स्ट्रा इनपुट की क्वांटिटी ऐड करते जाएंगे, तो अपना जो प्रोडक्शन है वो पिछले इनपुट की तुलना में उससे आगे वाले जो ऐड कर रहे हैं उससे ज़्यादा मिलेगा। लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न्स में क्या था कि जैसे जैसे अपन इनपुट ऐड कर रहे हैं, तो जो होने वाला प्रोडक्शन है उस जो ऐड किए हुए इनपुट से जो अपन क्या है उसमें जोड़ रहे हैं, कोई भी इनपुट या कोई भी क्वांटिटी एक्स्ट्रा दे रहे हैं अपन खेत में, तो उससे जो प्रोडक्शन हो रहा है, जो पिछली यूनिट जो अपन ऐड की थी उससे कम होगा। और लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न में क्या था कि जब जैसे जैसे अपन क्या कर रहे हैं प्रोडक्शन में जो इनपुट ऐड कर रहे हैं, तो अपना जो जो रिटर्न्स मिल रहा है अपन को, प्रोडक्शन मिल रहा है, वो कांस्टेंट रेट से मिल रहा है। मतलब इसमें क्या था? एमपी क्या था? इंक्रीज हो रहा था। इसमें क्या था? अपना एमपी डिक्रीज हो रहा था। और इसमें क्या था? एमपी क्या था? कांस्टेंट था। ठीक है, और तीसरी चीज़ इनमें क्या हो रही थी? इसमें क्या हो रहा था? टीपी था, वो क्या हो रहा था? इंक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा था। इसमें टीपी था, वो क्या हो रहा था? डिक्रीजिंग रेट से इंक्रीज हो रहा था। और इसमें जो टीपी था वो क्या हो रहा था? कांस्टेंट रेट से इंक्रीज हो रहा था। ये चीज़ें क्या हो रही थी? अपने शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन पढ़ा था उसमें घट रही थी। लेकिन अब जो पढ़ने जा रहे हैं वो क्या है? लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन। इसके जस्ट ऑपोजिट। ऑपोजिट का मतलब क्या हुआ कि अपन जो भी प्रोडक्शन है वो किस पर निर्भर कर रहा है? इसमें क्या देख रहे हैं? अपन किस किस के बीच में रिलेशन देख रहे हैं? जो अपना पूरा स्केल था,
इनपुट्स का x1 x2 x3 x एंड सो ऑन, ठीक है। ये पूरा अपना क्या था, एक स्केल था। तो अब अपन क्या देख रहे हैं, उस पर तो एक वेरिएबल को चेंज करके उसका रिलेशन देख रहे थे। इसमें जो पूरा स्केल है, ये इस स्केल को पूरे को चेंज करने पर अपना प्रोडक्शन पर क्या फर्क पड़ता है, वो इसका अपन क्या करेंगे, अध्ययन करेंगे। तो इसको क्या बोलते हैं अपन, रिटर्न टू स्केल। जो मतलब कि जो स्केल है अपना पूरा पैमाना है, मतलब जिन इनपुट्स का या रिसोर्सेज का, उसको चेंज करने पर अपने जो आउटपुट में कितना चेंज हो रहा है, मतलब या रिटर्न्स में अपना कितना चेंज हो रहा है, उसके क्या करेंगे अपन, रिलेशन देखेंगे, ठीक है। अब देखो इसमें भी क्या होंगे, रिटर्न टू स्केल में, रिटर्न टू स्केल में क्या होगा, अपना आउटपुट होगा वो किस पर डिपेंड करेगा, x1 x2 x3 x4 या xn। इसमें क्या आप देखो, एक चीज तो इसमें यह निकल के आती है कि लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में इन लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन all the factor of production are वेरिएबल, ठीक है ना। तो इसमें क्या होगा, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन में क्या होगा, जितने भी अपने क्या है फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन है वो क्या होंगे, वेरी करेंगे प्रोडक्शन के साथ, उनको चेंज करेंगे, उनके कंपेयर में क्या देखेंगे, इसका रिलेशन अपन देखेंगे, ठीक है। जैसे कि अपने एक एग्जांपल लेते हैं, छोटा सा उदाहरण लेते हैं कि अपने पास क्या है x1 और x2, ये कोई प्रोडक्शन प्रोसेस में अपने पास क्या है, दो इनपुट है, ठीक है। ये क्या है अपना आउटपुट है या टीपी है, और ये क्या है अपना, उसको टीपी भी लिख सकते हैं, टोटल प्रोडक्शन। ये क्या है अपना एमपी है, मतलब इन दोनों में चेंज करने से इनमें कितना चेंज होता है। देखो ये कोई भी अपन लेते हैं, जो फर्टिलाइजर ले लिया, इसको लेबर ले लिया, ठीक है ना, दो अपने क्या ले लिए, रिसोर्स ले लिए, या फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, इनको क्या बोलते हैं, फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन कौन से थे, जो अपन प्रोडक्शन करने के लिए काम में लेते हैं। और 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन मैंने बताया था आपको, कौन कौन से, लैंड, लेबर, कैपिटल और मैनेजमेंट। और मैनेजमेंट ही के लिए ये सारा अपन क्या कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं अपना फार्म मैनेजमेंट, ठीक है। जैसे x1 की अपन क्या ले रहे थे, 1 यूनिट, और फर्टिलाइजर की 1 यूनिट और लेबर की 3 यूनिट ले रहे थे, तब अपना प्रोडक्शन हो रहा था 2 क्विंटल, ठीक है ना। तो इनिशियल स्टेज में या प्रारंभिक अवस्था में तो पहली यूनिट अपन क्या कर रहे हैं, कोई भी इनपुट की यूज़ कर रहे हैं, तब एमपी और टीपी दोनों क्या होते हैं, इक्वल्स होते हैं, क्योंकि 1 यूनिट और 3 यूनिट से उनको दो मिल रहे हैं उसको। अब देखो किसने क्या किया, 1 यूनिट किसकी बढ़ा दी, फर्टिलाइजर की बढ़ा दी, और 1 यूनिट किसकी बढ़ा दी, अपनी लेबर की ओर बढ़ा दी, तब इससे होने वाला प्रोडक्शन क्या, अपना टोटल प्रोडक्शन हुआ है 5 यूनिट, ठीक है ना। तो अब इस एक और इस एक में चेंज होने से अपना आउटपुट कितना चेंज हुआ है, 3 यूनिट, ठीक है। फिर अपन क्या करते हैं, 1 यूनिट और ऐड कर देते हैं, फिर जो होने वाला प्रोडक्शन है वो कितना हुआ, 9, ठीक है। अब कितना चेंज हुआ, 4 का। अब होने वाला जो प्रोडक्शन है वो कितने का हुआ है, 14, अब कितने का चेंज हुआ है, 5 का। अब देखो जैसे जैसे अपन क्या कर रहे हैं, अपन दोनों जो स्केल से अपना पूरा x1 और x2 दोनों क्या है, वेरी है, दोनों क्या है, चेंज हो रहे हैं, उसके कंपेयर में अपन क्या कर रहे हैं, y कितना चेंज हो रहा है। देखो इनके चेंज होने से y में कितना चेंज हो रहा है, वो क्या है, सारा रिटर्न टू स्केल है। अब दोनों इसमें x3 भी हो सकता था, x4 भी हो सकता था, कितने भी हो सकते थे। ये क्या है, सारे लॉन्ग रन में क्या है, अपने इनको सबको वेरी कर सकते हैं। अब अगर अपना प्रोडक्शन बहुत लंबे टाइम तक करना है अपन को कोई भी, तो वो अपन क्या कर सकते हैं इसमें। अगर अपना शॉर्ट रन क्यों बोलते हैं उसको, क्योंकि वो प्रोडक्शन कुछ ही टाइम के लिए अपने को करना है। इसमें कुछ ऐसे फैक्टर्स होते हैं जो कांस्टेंट रहते हैं, जिनको अपन चेंज नहीं कर सकते उस टाइम में। जैसे मैंने एग्जांपल लिया था, अपने खेत में बिल्डिंग बना ली, या अपने जैसे ट्रैक्टर ले आई, अब 6 महीने के लिए कोई प्रोडक्शन करना है, तो ट्रैक्टर ऐसे 6 महीने में 3-4 बार चेंज थोड़ी करेंगे,
बार बार जैसे एक ट्रैक्टर लिया है तो कितना प्रोडक्शन है, दूसरा लिया है तो कितना प्रोडक्शन हुआ, ऐसा नहीं कर सकते, क्योंकि उनको क्या करना पड़ेगा, कांस्टेंट रखना पड़ेगा। ये फर्टिलाइजर, लेबर, शीन को क्या कर लॉन्ग रन में चेंज करना पड़ सकता है। अब देखो जैसे जैसे अपन ने क्या किया, इनपुट्स को ऐड किया, तो अपना जो टोटल प्रोडक्शन है वो भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है, और जो एमपी है वो भी क्या है, बढ़ रहा है। लेकिन टोटल प्रोडक्शन किस रेट से बढ़ रहा है, इंक्रीजिंग रेट से। जब एमपी बढ़ता है, जब टोटल प्रोडक्शन इंक्रीजिंग रेट से, मतलब बढ़ती हुई दर से बढ़ता है, जब एमपी क्या है, बढ़ता है। तो इसको क्या बोलेंगे अपन, वहाँ क्या बोल रहे थे, लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स, इसको क्या बोलेंगे, इंक्रीजिंग रिटर्न टू, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। ठीक है, इसको क्या बोलेंगे, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। देखो यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। अब अपन ने क्या किया था, वहाँ 4 यूनिट तक और 6, x1 x2, ठीक, y या mp। अब क्या किया था अपन ने, वहाँ कितनी कितनी यूनिट ऐड करे थे, 4 और 6, यहाँ कर दिया 5 और 7। ठीक है, अब यहाँ कितना प्रोडक्शन हो रहा था, 14, अब हो गया अपना 19। तो इनको चेंज करने पे कितना चेंज आया है, 5 का। अब देखो इसकी 6 कर दी और इसकी 8 कर दी। अब जो प्रोडक्शन हुआ है वो कितना है, फिर क्या हुआ, 5 का चेंज। ठीक है ना। अब और देखो 7 और 9, तो अब इसमें कितना हुआ है, 28। अब कितना, 4 का चेंज, और 8 और 10, 3 का चेंज, 9 और 11, 31, 0 चेंज। ठीक है ना। अब देखो उसके बाद अब अपन क्या करें, जैसे जैसे क्या करें, इनपुट ऐड कर रहे हैं अपन एक्स्ट्रा यूनिट, तो अब क्या हो रहा है, जो प्रोडक्शन बढ़ रहा है वो किस रेट से बढ़ रहा है, 5 और 5। ठीक है ना। मतलब क्या हुआ, जो प्रोडक्शन बढ़ रहा है अपना वो किस रेट से बढ़ रहा है, यहाँ कौन सा आ गया, लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। यहाँ कौन सा अप्लाई हो गया, लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल अपना। ठीक है, फिर अपन ने क्या किया, इसकी 7 यूनिट और इसकी 9 यूनिट कर दी, एक एक यूनिट एक्स्ट्रा और ऐड कर दी दोनों। अब क्या हो रहा है, जो प्रोडक्शन मिल रहा है इनको चेंज होने से, वो पिछली यूनिट की कंपेयर में कम हो रहा है, और अगली यूनिट फिर ऐड की तो फिर कम हो गया, फिर ऐड की तो फिर हुआ ही नहीं। मतलब जो ये यूनिट ऐड की, इसका अपन को कोई फायदा नहीं मिला। ठीक है ना। इसकी एक्स्ट्रा अपन को क्या मिल गई, कॉस्ट लग गई। और एक होता है इकोनॉमिक ऑफ स्केल, ठीक है, और एक होता है अनइकोनॉमिक ऑफ स्केल। अब इकोनॉमिक ऑफ स्केल होता है जब अपनी क्या होती है, कॉस्ट क्या होती है, मिनिमम होती है। कोई भी चीज़ के लिए, प्रोडक्ट के लिए अपनी क्या होती है, कॉस्ट क्या होती है, पर यूनिट कॉस्ट कम लगती है ना, तब अपन क्या बोलते हैं, इकोनॉमिक ऑफ स्केल। मतलब अपन क्या है, उसमें कॉस्ट बहुत कम लग रही है, लागत बहुत कम लग रही है। ठीक है। अब दूसरा देखो, एक होता है डिस इकोनॉमी ऑफ स्केल। डिस इकोनॉमी ऑफ स्केल मतलब पर यूनिट कॉस्ट क्या आ रही है, उस प्रोडक्शन करने से कॉस्ट क्या आ रही है, अधिक आ रही है, मोर पर यूनिट ऑफ कॉस्ट। ठीक है ना। अब एक चीज़ और देखो, छोटे से पॉइंट यहाँ है, मैं नया पेज ऐड कर रहा हूँ। देखो एक होता है कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन, ठीक है। एक होता है, आपने सुना होगा बहुत ज़्यादा, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। दोनों देखने में सेम लग रहे हैं, लेकिन फर्क क्या है इन दोनों में, क्या अंतर क्या है इन दोनों में, बहुत बार आएगा, अपन पढ़ेंगे तो आगे। कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन क्या होता है, पर यूनिट ऑफ लैंड, मतलब अपने भूमि पर 1 एकड़, 1 हेक्टेयर, 1 बीघा में जो भी प्रोड्यूस करने के लिए सोविंग से लेके हार्वेस्टिंग तक जितनी कॉस्ट आती है पर बीघा या पर हेक्टेयर या पर एकड़ या पर जो भी यूनिट है लैंड की अपने नापने की, तो उसमें जो कॉस्ट आती है वो आती है कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन। ठीक है ना। पर हेक्टेयर जैसे आता है ना, कितनी कॉस्ट आई, 50,000 रुपये पर हेक्टेयर, तो ये क्या होगी, कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन हो गई।
मतलब उत्पादन लागत हो गई, ठीक है। दूसरी होती है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन होती है वो खर्चा जो कि पर क्विंटल, मतलब फिजिकल यूनिट में जब अपन क्या करते हैं किसी भी चीज़ को मेजर करते हैं तब जो कॉस्ट लगती है, ठीक है ना। जैसे कि 500 रुपये पर क्विंटल की कॉस्ट आई है, ठीक है ना। इसका मतलब क्या हुआ कि ये क्या है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है। 1 क्विंटल प्रोडक्शन करने के लिए 500 रुपये यहाँ कॉस्ट आई है। और जब जैसे 1 हेक्टर में अगर अपन प्रोड्यूस कर रहे हैं तो उसके लिए 50,000 कॉस्ट आई है। इसमें वो मतलब नहीं कि 50 क्विंटल इसमें प्रोड्यूस हो, 10 क्विंटल प्रोडक्शन हो, ठीक है ना। लेकिन ये क्या है, पर क्विंटल के हिसाब से निकलती है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। और कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन होता है वो क्या होता है, अपनी भूमि के हिसाब से निकलती है, कल्टीवेशन के हिसाब से निकलती है। तो एमएसपी डिसाइड होती है वो किस पर होती है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पे अपनी एमएसपी डिसाइड होती है, ठीक है ना। पर क्विंटल कितनी कॉस्ट आ रही है और उसके हिसाब से अपन क्या करते हैं 1.5 गुना एमएसपी डिसाइड कर रही है कहने को तो सरकार। इसमें भी बहुत वो कॉस्ट कॉन्सेप्ट आ जाता है। कॉस्ट कॉन्सेप्ट पढ़ाऊंगा मैं आपको फार्म मैनेजमेंट में। कॉस्ट कॉन्सेप्ट में सारे A1 A1 A2 B1 B2 C1 C2 सारी कॉस्ट आती है। कौन कौन सी कॉस्ट, हाँ कौन सी कॉस्ट को A1 बोलते हैं, कौन सी को B1 C1 जो भी है वो पढ़ेंगे। उसके बाद अपन एमएसपी कैसे डिसाइड करते हैं, जो स्वामीनाथन आयोग है उसकी रिपोर्ट क्या कहती है, सब अपन क्या करेंगे उसमें डिस्कस करेंगे। अब देखो ये क्या हो गया, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। अब क्या हो रहा है, जैसे जैसे अपन इनपुट ऐड कर रहे हैं तो क्या हो रहे हैं, प्रोडक्शन जो इनपुट ऐड कर रहे हैं उससे घटता जा रहा है। तो ये क्या हो गया, लॉ डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, ठीक है ना। लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, ठीक है। अब देखो इनपुट सर आप तो बहुत ग्राफ बनाते हो, क्या करें। तो देखो यहाँ जो ये क्या है, जैसे जैसे अपन क्या है तो पूरा स्केल अपन चेंज कर रहे हैं तो प्रोडक्शन क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो ये क्या है, लॉ इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। ये क्या है, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल। और ये क्या है, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल, ठीक है ना। ये अपवर्ड है, जैसे जैसे अपन क्या है इनपुट बढ़ा रहे हैं तो ये क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। इसमें फिर आगे यहाँ के बाद जैसे जैसे अपन क्या इनपुट बढ़ा रहे थे तो ये क्या है, कांस्टेंट दर से, ठीक है। फिर अपन क्या करें, इसके बाद जो प्रोडक्शन इधर इनपुट बढ़ा रहे हैं तो ये क्या होने लग गया, क्या हो गया, डिक्रीज होने लग गया। तो ये जो ठीक है ये क्या है, रिटर्न टू स्केल शो कर रहा है, ठीक है ना। अब इसको क्या है, अपन जो प्रोडक्शन फंक्शन है किसका, कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन है। आपके इसकी फॉर्म आती है 2 नंबर में, ठीक है ना। अब कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन है वो क्या आ रहा है, लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन को शो करता है। तो इसमें जो फॉर्म होती है वो कहते हैं वाई बराबर ए एक्स b1 और एक्स b2, ठीक है ना। ये होता है कॉफ डगलस प्रोडक्शन फंक्शन। ये ए होता है वो क्या होता है, इंटरसेप्ट। और जो ये होते हैं ये क्या है, इनपुट, ठीक है ना। जो ये b1 और b2 है ये क्या शो कर रहे हैं अपने, लास्ट रेटियो
प्रोडक्शन, ठीक है ना, इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन। ये क्या X1 या लेबर हो सकता है, ये अपने क्या हो सकता है, कैपिटल फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है। अब देखो जो अपना रिटर्न टू स्केल है इसको क्या करती है, दोनों इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन ये क्या करती है, रिटर्न ऑफ स्केल को शो करती है। अगर सम ऑफ इलास्टिसिटी ऑफ प्रोडक्शन लेस देन 1 तो क्या होगा, डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। अगर सम ऑफ इलास्टिसिटी, इन दोनों का जोड़ B1 और B2 का जोड़ क्या होता है, एक से ज़्यादा हो जाता है, तब क्या होता है, स्केल। अगर इनका जोड़ क्या होता है, इक्वल्स टू 1 होता है, तब क्या होता है, रिटर्न टू कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, ठीक है। अब कैसे, देखो अपना एक प्रोडक्शन फंक्शन लेते हैं, y इजिकल टू ए की जगह कितने हो गए 5, ठीक है, x1 की जगह हो गए 10, इनकी स्केल हो गई 0.2, ठीक है। फिर क्या हो गया, x2 कितना है 15 लेबर, इनकी स्केल हो गई 0.7, ठीक है ना। अब देखो 0.2 और 0.7 कितने होते हैं, 0.9। सम ऑफ इलास्टिसिटी क्या है, ये इलास्टिसिटी शो कर रही है, तो सम ऑफ इलास्टिसिटी क्या है, 1 से कम है, 0.9 है, तो कौन सा हो गया, लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। वैसे सेम थिंग 5, 10, यहाँ क्या है 0.7, फिर क्या है 0.8। अब देखो जो सम ऑफ इलास्टिसिटी है इनकी वो कितनी है, 0.8 और 0.7 कितना हो गया 1.5। तो ये क्या एक से ज़्यादा है, एक से ज़्यादा है तो क्या हो गया, इंक्रीजिंग रिटर्न टू स्केल। अगर जैसे तीसरा केस में देखो 5, 10, 0.5, 0.5 और 0.5 कितने हो गए 1। सम ऑफ इलास्टिसिटी कितने हो गए, एक हो गए, तो क्या होगा, कांस्टेंट रिटर्न टू स्केल, ठीक है ना। ये इतना इजी सा आपका टॉपिक है। अब देखो ये पता था रिटर्न टू स्केल स्टार्टिंग। अब इसमें फर्क क्या है, देखो कौन से में, लॉ ऑफ इन रिटर्न्स और लॉ ऑफ रिटर्न टू स्केल में फर्क क्या है। देखो उसमें तो क्या कर रहे थे अपन, एक वेरिएबल को चेंज कर रहे थे और सारे क्या कर रहे थे, कांस्टेंट रख रहे थे। लेकिन जो रिटर्न टू स्केल है उसमें क्या है, सारे वेरिएबल क्या होंगे, चेंज होंगे, क्योंकि ये क्या है लॉन्ग रन प्रोडक्शन फंक्शन है, वो क्या था शॉर्ट रन प्रोडक्शन फंक्शन। तो इसमें देखो दो वेरिएबल अपन क्या कर रहे हैं, चेंज कर रहे हैं। उसके दो वेरिएबल चेंज करने से अपने जो टोटल आउटपुट में कितना चेंज हो रहा है, तो वो क्या है अपना क्या बताता है, रिटर्न टू स्केल बताता है। अगर एक को पहले को चेंज किया, एक क्या एक्स्ट्रा अपने क्या किया, इनपुट इसमें ऐड किया, और फिर क्या किया, अपना प्रोडक्शन इतना आया। अब क्या है दूसरा, फिर अपने क्या किया, एक एक्स्ट्रा यूनिट दोनों की इनपुट्स की और ऐड की, तो उससे क्या होगा, अपना प्रोडक्शन फिर क्या हुआ, इंक्रीज हुआ। लेकिन जो इंक्रीज हुआ वो क्या है, जो पहले चेंज किया था उससे क्या है ज़्यादा है, तो क्या है लॉ ऑफ इंक्रीजिंग रिटर्न्स। अगर जो पहले से कम होता तो क्या होता, लॉ ऑफ डिक्रीजिंग रिटर्न्स। और पहले के जैसा ही होता अपने चेंज, जैसे जैसे अपन ऐड करते जाएंगे तो जैसे चेंज होने वाला चेंज क्या होगा, अगर फिक्स है, जैसे कि ये देखो जैसे अपने चेंज कर रहे हैं तो 5 का चेंज आया, फिर अपने चेंज किया तो 5 का चेंज आया, तो ये क्या हो गया, लॉ ऑफ कांस्टेंट रिटर्न्स। फर्क इतना ही है कि उसमें क्या है, अपने एक वेरिएबल क्या कर रहे थे, वेरी कर रहे थे और फिक्स थे। लेकिन लॉन्ग रन में क्या है, रिटर्न टू स्केल में क्या है कि सारे वेरिएबल क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। चलो आज के इस लेक्चर में इतना ही, नेक्स्ट पढ़ेंगे अपन अगली क्लास में। धन्यवाद।